Today we are going to cover नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं बेसिकली उसको थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। एंड उसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो है मतलब हम लोग एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स जो एक है बेसिकली केटोरोलैक करके है ड्रग्स, देन इंडोमेथासिन है। ऐसे कुछ कुछ ड्रग्स जो है बेसिकली हम लोग कवर करेंगे, नॉट ऑल द ड्रग्स। अदर ड्रग्स एज एंड व्हेन जैसे आता रहेगा फिर वैसे वैसे मैं जो है वीडियोज़ में आई गो ऑन पोस्टिंग दोज, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स। अभी थोड़ा सा एक और भी दे देता हूँ कि एस्पिरिन और अदर केसेस में लाइक एस्पिरिन और नॉर्मली जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं। हाउ डज एस्पिरिन इन द फर्स्ट प्लेस प्रोवाइड एंटीपायरेसिस। सबसे पहली बात, एंटीपायरेसिस जो रहता है ना, मतलब क्या होता है कि फ़ीवर को प्रिवेंट करना। सही बात है। अब ये फ़ीवर को प्रिवेंट इस तरह से करता है कि बेसिकली व्हाट इट डज इज इट इट क्या बोलते हैं अपन उसको, हाँ। सो व्हाट इट डज इज द जो भी कॉक्स से मीडिएटेड जो भी रिएक्शंस हैं बेसिकली, तो कॉक्स इज़ व्हाट यू कैन से, जो भी कॉक्स से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे जो पायरेसिस कॉज करते हैं उनको ये शट डाउन कर देता है। बट देन प्रॉब्लम ये उठती है कि नॉट नेसेसरी। मतलब देखो, अगर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड फीवर है तो ही इसको कर्व कर सकता है, बिकॉज देर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट कैन कॉज पायरेसिस, जिनको ये जो अपना है एस्पिरिन या फिर जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, बिकॉज दीज एजेंट्स आर नॉर्मली directed towards COX 1 and COX 2, right? तो we'll just see that how does it like दूसरे भी एक्शन है इसके, ऐसे भी एंटीपायरेसिस नहीं ऑफ कोर्स। जैसे आप देख सकते हो एस्पिरिन यहाँ पर है, सिंपल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो ये देखो एंटीपायरेटिक एक्शन कैसे दिखाता है। सो इट्स अ वीक एनालिसिस एंड लोअर मैक्सिमम इफेक्ट। ये देखो इतना नहीं पढ़ना अपने को, डायरेक्टली इस पर जाना है। सी द एनालिसिक एक्शन, सी इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। However, it is effectively release inflammation, tissue injury related connective tissue and integumental pain. So the analgesic action is mainly due to unbounding of updunting of peripheral pain receptors and prevention of PG mediated centralization of nerve endings. A central subcortical action raising threshold to pain perception also contributes, but the morphine like action on psychic processing on the reaction component of the pain is missing. So no sedation, subjective effects, टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये जब सेंट्रल सबकॉर्टिकली जो पेन रिसेप्टर्स है जब उनको कर्व करता है, जब पेन परसेप्शन को ये कम करने की कोशिश करता है अपना एस्पिरिन, तो इट हैज़ नो एक्शन एज ऑफ लाइक मॉर्फिन जैसा एक्शन तो बिल्कुल है नहीं इसका। इसका सिमिलर जो एक्शन होगा ये सिंपल होगा कि ये अपना पेन परसेप्शन कम कर देगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट द सेंसेशंस, like मतलब it will not cause sedation, it will not cause subjective effects, it will not cause any tolerance of physical dependence। तो मॉर्फिन जैसा एक्शन नहीं है। साइकिक डिपेंडेंस जो प्रोड्यूस करता है अपना मॉर्फिन, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके, दूसरी बात तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है एस्पिरिन में से, सेंट्रल सब कॉर्टिकल जोन रीजिंग थ्रेशोल्ड टू पेन परसेप्शन। आपको शायद से लगेगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने समझाया था, उसमें एक पॉइंट था जिसके मैं बोल रहा था कि सीजर थ्रेशोल्ड को जो है बढ़ा देना ताकि सीजर्स ना आए, कन्वर्जन्स ना आए। वैसे ही पेन परसेप्शन को जो है हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया ताकि रीच ना हो जल्दी वो, और फिर पेन थोड़ा है वो कम हो। तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। देन अब ये क्या करता है ना, हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट। हाइपोथैलेमस इज रीजन वेयर there is a certain region in hypothalamus which is responsible for maintaining temperature. It is acting as a thermostat. ओके, तो उसको क्या करेगा ये, उसके ऊपर ये रिएक्ट कर देगा एंड दिस विल बेसिकली रिड्यूस फीवर बाय प्रमोटिंग हीट लॉस, स्वेटिंग करवा के, वेजोडाइलेशन करवा के, बट डज नॉट डिक्रीज हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है फीवर को जो है ये कम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से फीवर को एक्ट करता है। अच्छा, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे अपने को यहाँ पर, हम डायरेक्टली इस पर जाएंगे, वी विल जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन दिस।
तो इसमें आप देख सकते हो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ओके, दैट इज इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड शुगर में डिक्रीज स्पेशली इन डायबिटीज़ एंड लिवर ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड। तो ग्लाइकोजन का तो डिप्लीशन हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स ड्यू टू अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि उसके अंदर ना हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल हमारे जो बॉडी के अंदर है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है ना, विच इज़ अ प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, दिस इज़ कपल्ड, और वी कैन से दैट उनके जो पाथवेज हैं दोज आर मतलब दोज आर लिंक्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि अगर हमने ये पाथवे को ख़त्म कर दिया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हीट प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। सो गाइज़, ये इस अनकम्पलिंग को समझाने के लिए सबसे पहले बात तो आपको समझना पड़ेगा कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एटीपी प्रोडक्शन किस तरह से होता है। जैसे बोलते हैं कि रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है एंड ऑल दो स्टफ। तो एक फट से अपन करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस। क्या होता है ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द टू थिंग्स बेसिकली विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर is that these are the two the four complexes that are present। ठीक है ना। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो एटीपी सिंथेस करके एक प्रोटीन है, यू कैन से, और you can see that it is a complex basically which is embedded in the mitochondrial membrane। okay, now what happens is, होता ऐसा है कि जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेस रहता है ना, तो देखिए ये एटीपी सिंथेस का जो कॉम्प्लेक्स है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए दिस इज़ योर एटीपी सिंथेस का कॉम्प्लेक्स एज यू कैन सी फ्रॉम माई कर्सर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, दिस कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू दीज फोर कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इन चार प्रोटीन को, इन चार प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को इससे अलग कर दे, ठीक है ना, अपने एटीपी सिंथेस से, तो फिर उसको हम बोलेंगे अनकपलिंग। बिकॉज होता ऐसा है कि व्हेनेवर, देखो जब हम लोग क्रेब साइकिल करते हैं, आपने शायद से ये टर्म सुने होंगे, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसके पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ईटीसी से पहले तीन और चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड ऑल दो स्टफ। उनसे जो भी NADH, जो भी FADH, आपने शायद से नाम सुने होंगे, निकोटिन अमाइड एंड डाई हाइड्रोजन, वैसा कुछ तो उसका फुल फॉर्म है। तो NADH हो गया, FADH हो गया, ये सब अपने जो चीज़ें हैं ये जनरेट होती हैं। तो इनका ना बहुत बड़ा यूज़ है एटीपी प्रोडक्शन के अंदर। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब एंटर करती हैं हमारे ETC के अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर। बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस तो सब कुछ वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। तो जितने भी अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलेंगे, NADH और FADH को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। नाउ एज एंड व्हेन दिस पीपल कम, what will happen is that this NADH will leave away its proton and become NAD+. Same will happen with FADH2, will leave its electrons and hydrogens and become FAD। okay, so what will happen is इस प्रोसेस में H+ निकल गया, बट इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो NAD ने एक्सेप्ट नहीं किया, NAD खुद भी प्लस बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से लेकर इधर गया, फिर इधर से लेकर इधर गया, फिर इधर से लेकर इधर गया, तो ऐसे ऐसे होते गए ट्रांसफ़र हमारे इलेक्ट्रॉन का। तो इस चेन को जो है, इस चेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। तो अब होता ऐसा है कि यहाँ पर से इस प्रोसेस के अंदर जो है H+ काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है। नाउ दिस H+, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट इज़ हैपनिंग, there will be a lot of energy with these proteins, that these will be able to send out these H+, which are basically in the inner side of the mitochondrial membrane। तो वो उनके पास इतनी ताकत आ जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से कि वो इस H+ को बाहर फेंक देते हैं। मतलब बाहर इन द सेंस माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन का जो आउटर स्पेस रहता है वहाँ पर उसको जो है भेज दिया H+ को। अब जो है हमने बात कर ली H+ गया, इस H+ की वजह से इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है
एक ग्रेडियंट आ जाता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। क्या है कि H प्लस कम हो गया है। अब क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस कम हो गया, क्यों? बिकॉज अंदर का जो H प्लस था उसको बाहर फेंक दिया हमने। तो देयर इज़ अ ग्रेडियंट कि बाहर H प्लस ज़्यादा है, अंदर H प्लस कम है, सो देयर इज़ अ ग्रेडियंट हियर। तो इसके वजह से क्या होगा ना कि ATP सिंथेस विल, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस ग्रेडियंट, ATP सिंथेस क्या करेगा कि H प्लस जितना भी है, ये जो H प्लस है ये सब ATP सिंथेस के थ्रू से वापस अंदर की तरफ आ जाएगा, एंड it is like a motor. So this motor will then start, and because of this ADP, ठीक है ना, ADP जो आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट आ जाएगा एंड इट विल बिकम ATP। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, करेक्ट है। तो इसको ऐसे समझ लो कि जब हमारा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डैम्स होते हैं, जब उनके अंदर पानी जाता है, जब मोटर को पानी लगता है तब मोटर फंक्शन होना चालू हो जाता है, उसके जैसे लाइट प्रोड्यूस होती है। सिमिलर फंक्शन इज दिस थिंग। इसके अंदर जैसे H प्लस जो है आया, इसका मोटर घुमा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ प्रोड्यूस्ड योर इट हैज़ डन योर फॉस्फोराइलेशन, एंड दैट इज़ वाई वी हैव गॉट ATP एज अ बाई प्रोडक्ट योर। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो मेरे को बतानी थी यहाँ पर, कि जब इलेक्ट्रॉन इन सारे कॉम्प्लेक्स में से ट्रांसफ़र होता है, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्थ जो अपना प्रोटीन है उसके ट्रांसफ़र होने के बाद ये फोर्थ प्रोटीन तो किसी को देगा, भाई किसको देगा? कोई एक्सेप्ट करने वाला तो होना चाहिए। सो दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय योर ऑक्सीजन, एज यू कैन सी। अभी मैंने शायद से ये दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ ऑक्सीजन इज़ द वन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होगा? वेल, समथिंग विल हैपन इज़ दैट O2 जो है एक इलेक्ट्रॉन सिंक जैसा काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसा काम कर रहा है। इफ़ देयर इज़ नो वन टू कलेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है ना कि जितने भी प्रोटीन्स यहाँ पर है इनको एनर्जी, मतलब इट्स लाइक, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि शायद से आपको ये स्टोरी पता हो ना पता हो, समुद्र मंथन इन हिंदू कल्चर, हम लोग ये आपने ये स्टोरी सुनी होगी समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन के अंदर क्या हो रहा था कि हमें जो था, मतलब जो देवता थे और राक्षस थे, राइट। तो देवताओं और जो हमारे राक्षस रहते हैं उन्होंने क्या किया कि इट वाज लाइक, वी कैन सी दैट एज चर्निंग ऑफ द सी, ठीक है ना, कि सी में से जो है उन लोग अमृत निकाल सकें, और फिर अमृत जो था वो बँटना था। तो जो भी चीज़ें निकलेंगी, ऑफ कोर्स अमृत के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे कामधेनु गायन एंड एवरीथिंग। तो ये जो चीज़ें थी ना वो बँटनी थी देवताओं और राक्षसों के बीच में। आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ्स बिकॉज मेरे को सिर्फ डायरेक्टली समझाना है। तो व्हाट हैपेंड इज कि ये सब करने के चक्कर में सबसे पहली चीज़ जो निकली चर्निंग के टाइम पे वो थी विष, हलाहल विष। और इस विष को जो है मतलब सब डर गए बिकॉज तय ये हुआ था कि जो भी चीज़ आएगी वो दोनों में बटेगी, एंड समबडी हैज़ टू टेक इट, आइदर ऑफ दिस टू पीपल। तो देवता और राक्षस तो डर गए कि भाई हम तो यहाँ पर लेने आए थे अमृत एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन ये तो विष ही आ गया, तो विष पी लेंगे तो ऑफकोर्स इट विल क्रिएट अ हैवॉक, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो हु विल ड्रिंक दिस विष? और इसको ऐसा भी नहीं कि हम लोग समुद्र में फेंक दें, यू कैन नॉट डू दैट। तब आए हमारे शिव जी, ठीक है। अब ऐसा प्रोसेस था ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन है, इसमें जो लास्ट वाला प्रोटीन है उसके बाद में अगर ऑक्सीजन इज़ लाइक शिव जी, और इफ़ ऑक्सीजन वुडेंट हैव कम द इलेक्ट्रॉन वुडेंट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, अगर तो ये जितना भी सब कुछ हुआ है ये प्रोसेस आगे जाता ही नहीं, ये जो हाइड्रोजन जो है ना ये बाहर जाता ही नहीं। तो क्योंकि शिव जी ने वहाँ पर आके विष पी लिया, इसलिए देवताओं और राक्षसों को फिर प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि उन्होंने हेल्प कर दी कि भाई विष पी लिया उन्होंने, और फिर वो वहाँ से चले गए। तो ही वॉज लाइक एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट, ओके, दैट ही एक्सेप्टेड द विश, ओके, एंड सेव्ड द देवताज एंड राक्षसास। देन सो दैट फिर बाद में उन लोग चर्निंग जो है कंटिन्यू करता है। सिमिलर प्रोसेस इज हैपनिंग हियर। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ही रुक जाता
अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता यहाँ पर, ऑक्सीजन अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये प्रोसेस सारा रुक जाता। ओके ओके, सो दिस इज़ ऑल द स्टफ। अच्छा, अभी बहुत बड़ी चीज़ है कि हीट क्यों डेसिबेट हो रहा है। ओके, हीट डेसिपेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब अनकपलिंग होती है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एटीपी सिंथेसिस और इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ऑफकोर्स देयर शुड बी अ रिलेशन, देयर शुड बी अ पर्सन हु इज़ बाइंडिंग दिस 5 पीपल। इफ़ वंस दिस रिलेशन इज़ ब्रोकन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स हु डू एग्जैक्टली दिस, अनकपल कर देते हैं। एंड इफ़ दिस इज़ अनकपल्ड, वो क्या करते हैं ना कि इस ग्रेडियंट को, जैसे कि 2-3 मॉलिक्यूल्स के नाम, एक मॉलिक्यूल का नाम लेना चाहूँगा 2,4 DNP, डायनाइट्रोफिनॉल। तो वो आके ना क्या कर देता है, व्हाट इट डज इज, ये जो है हाइड्रोजन जो जा रहा था ना इस तरफ, वो वापस क्या करेगा ना कि वो लीक कर देगा इस मेम्ब्रेन को, तो हाइड्रोजन जो है ना वापस अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन वापस आ गया तो ग्रेडियंट तो बना नहीं, ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो फिर एटीपी सिंथेसिस से जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो मोटर है, मोटर काम नहीं करेगा, पानी इस तरफ आएगा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, पानी नहीं आएगा तो ऑफकोर्स मोटर नहीं काम करेगा, H+ आएगा नहीं इस तरफ क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है ना, जो डिफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन जो है आयंस का, वो होगा नहीं बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट दैट इज एग्जिस्टिंग, ग्रेडियंट है ही नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पर कि ये एटीपी जो बन रहा है यहाँ पर वो रुक जाएगा, एटीपी बनना रुक जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation and electron transport chain. One more thing. So this is how it is uncoupled. And अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि हीट क्यों डेसिबेट हो रहा है। सो द हीट इज़ गेटिंग डेसिबेटेड बिकॉज देखो ये सब चीज़ें तो हो ही रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है और जो भी ये सब O2 वगैरह एक्सेप्शन है, ये सब तो चलते रहेगा। खाली डिस्टर्बेंस क्या होगी कि H+ जो है वो आ नहीं पाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट ग्रेडियंट इज डिस्टर्ब नाउ। तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इतना जो भी एनर्जी जनरेट हुई है ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से, अब ये जो एनर्जी थी सब पहले अनकपल होने से पहले वी वर यूजिंग दिस एनर्जी बेसिकली फॉर मेकिंग ATP, but where will this energy go since ATP is not getting formed here? So this energy thermodynamically is released via heat in the form of heat, and this is how heat generation increases. अभी सब बोल रहे होंगे कि हीट डेसिपेशन हियर अनकपलिंग अगर हो गया तो फिर बंदा मर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ही एडिपोज टिश्यू जो रहता है हमारे पास, फैट जिसको हम बोलते हैं फैट टिश्यू, उसके अंदर हीट जनरेशन, मतलब बोलते हैं ना कि जो फैट लोग होते हैं वो ज़्यादा गर्म जो है उन लोग को ज़्यादा ठंडी लगती। वाई? बिकॉज देयर फैट टिश्यू हैज़ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज थर्मोजेनिन विच इज़ अ क्लासिक फिजियोलॉजिकल अनकपलर। तो वो करता ऐसा है कि ये सब अनकपलिंग कर देता है और क्या होता है कि हीट डेसिपेट करवा देता है। ठीक है ना, तो दिस इज़ हाउ समटाइम्स हीट डेसिपेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो हमारा है भैया एस्पिरिन भैया, वो भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ओके, सो दिस इज़ लाइक दे आर डूइंग ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, राइट। ना ब्लड शुगर में डिक्रीज स्पेशली डायबिटीज़ एंड ऑल, तो ये तो हमने दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी बढ़ ली है। वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेस रेस्पिरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय पेरिफेरल इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन एज वेल एज सेंट्रल इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर टू CO2 एक्शंस, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, तो ये हो रहा है ना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डोसेस की वजह से क्या हो जाता है ना कि CO2 प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। नाउ दिस CO2 प्रोडक्शन को इंक्रीज जो भी मतलब हुआ है, बंदा क्या करेगा, जब बंदे के बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो व्हाट विल अ पर्सन डू, हिज बॉडी विल स्टार्ट हाइपर वेंटिलेशन, वो ज़्यादा रेस्पिरेट करना चालू कर देगा ताकि CO2 किस तरह से निकाल सके। बराबर है ना, हम लोग क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन बेसिक यार, रेस्पिरेशन नथिंग बट CO2 एक्सचेंजिंग विद O2। ठीक है, तो इस एक्सचेंज को मतलब अगर CO2 बाहर निकालना है तो ऑफकोर्स इस एक्सचेंज को बढ़ाना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दिस। फर्दर राइज इन सैलिसिलिक लेवल कॉजेज, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, हाइपर वेंटिलेशन हो गया। तो फर्दर राइज इन सैलिसिलिक अगर ज़्यादा एस्पिरिन लेवल बढ़ गया तो कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। फिर इसके आगे अगर बढ़ गया ना तो फिर रेस्पिरेशन फेलियर हो जाएगा, यहाँ पर देखा गया ऐसा। एसिड बेस इम्बैलेंस, राइट, ठीक है ना, CO2 की वजह से जो है CO2 इंक्रीज प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस, ठीक है ना, ऑल दिस इज लाइक देयर। ठीक है ना, इनिशियली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन प्रीडोमिनेट्स एंड टेंड्स टू वॉश आउट CO2। तो जैसे हमने बोला कि रेस्पिरेशन जो है इट वाज ट्राइंग टू रिमूव दैट CO2 एंड ऑल दो स्टफ। बाद में ये हुआ कि जब
CO2 का जो है मतलब दे ट्राइंग टू से राइट दैट टेंड्स टू वॉश आउट CO2 डिस्पाइट इंक्रीज प्रोडक्शन। तो बाद में ऐसा हो गया कि एक ऐसी स्टेट आ गई कि रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस हो गए CO2 के होने की वजह से। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि CO2 को हम लोग बाहर फेंक रहे हैं। CO2 आपको शायद से अपनी थ्योरी सुनी होगी या किधर से सुना होगा कि CO2 जब होगा ना तो एसिडिटी बढ़ती है। ओके। और जब CO2 निकल रहा है बाहर तो इट इज़ लीडिंग टू एल्कोलाइसिस एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस हैपनिंग। सो दिस एल्कोलाइसिस विल बी compensated by the increased renal excretion of HCO3 माइनस। अब बोलोगे सर ये तो कॉम्पनसेट क्यों करना है, मतलब एल्कोलाइसिस ऑफ कोर्स तो यू हैव टू ब्रिंग द होमोस्टैसिस राइट, नॉर्मल स्टेट पे लाना है। तो HCO3 को बाहर फेंकने से क्या होगा, होगा ये कि HCO3 जो है रीनल एक्सक्रीशन एज इन मतलब बॉडी के बाहर जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, HCO3 minus is an ion which is responsible for producing this alkalosis का condition. So what are we trying to show here, what are we trying to do, हमने जब HCO3 माइनस को फेंक दिया तो वी आर ट्राइंग, बॉडी इज ट्राइंग कि भाई एल्कोलाइसिस को जो है कंपनसेट हो। और क्योंकि HCO3 माइनस गया तो Na+ भी गया, K+ भी गया, वाटर भी गया, समझ रहे हो। सो मोस्ट अडल्ट ट्रीटेड विद 4 to 5 grams पर डे ऑफ एस्पिरिन स्टे इन स्टेट ऑफ कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस। कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस है ये, तो ये प्रॉब्लम है। सो स्टिल हाई डोजेस कॉज रेस्पिरेटरी रिप्रेशन विद CO2 रिटेंशन। ठीक है ना, क्योंकि अभी CO2 थोड़ा रिटेंशन करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना। वाइल एक्सेस CO2 प्रोडक्शन कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो अभी CO2 रिटेंशन होने आ गया, ये भी एक ऐसा टाइम आ गया कि बॉडी को लगता है कि CO2 इज़ वेरी लेस इन द बॉडी। तो CO2 अब बॉडी बोलेगी भाई अपने को अभी CO2 रिटेंशन करना है, और CO2 रिटेंशन करने के चक्कर में डिप्रेशन हो जाएगा। बिकॉज ज़्यादा CO2 अगर आ गया तो रेस्पिरेशन मतलब हाउ डज अ पर्सन रिटेन CO2, बाय नॉट ब्रीदिंग राइट। जब ब्रीदिंग नहीं करेगा तो अंदर का CO2 बाहर कैसे फेंकेगा, द CO2 that is made inside the body, how will the person throw that particular CO2 outside the body when there is no respiration happening? And this is a classic example of respiratory depression. Because of this CO2 retention is happening, CO2 कर रहेगा तो alkalosis acidosis तो होगा। So this is all entirely is happening right. This can cause uncompensated metabolic acidosis also. ठीक है। अच्छा नाउ वील नॉट गो टू द डेप्थ, हम लोग सिर्फ ऊपर से करेंगे। सीवेज जो हमारे पास है उसका डायरेक्ट एक्शन नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट कैन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट टू मीट द इंक्रीज पेरिफेरल O2 डिमांड एंड कॉज डायरेक्ट वेजोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल O2 डिमांड, मतलब ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है ना उसके वजह से। इसके लिए वो भी हाई डोसेस की बात करें हम। ठीक है। टॉक्सिक डोसेज रिप्रेस वेजोमोटर सेंटर PP में फॉल, अगेन द सेम थिंग। ठीक है। Aspirin and release salicylic acid irritate the gastric mucosa, cause epigastric distress. Also stimulates the secretion and vomiting that occurs at high doses and essential component as well. ठीक है। Iron trapping is happening in gastric mucosal cell, enhances gastric toxicity. Yes, so this is also seen. ठीक है। Then focal necrosis of mucosal cells and capillaries, acute ulcers, erosive gastritis, congestion and microscopic hemorrhages. All this is happening because of this thing. अच्छा तो ये सब चीज़ें हैं वो सब है। इट इज़ ऑल्सो द वन, देखो एस्पिरिन इवन इन स्मॉल डोजेज इरिवर्सिबली इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस बाय प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स के बाहर से ना थ्रोम्बोक्सिन A2 निकलता है विच इज़ बेसिकली प्रो एग्रीगेटरी व्हाट यू कैन से प्रो एग्रीगेटरी थिंग। तो वो एग्रीगेशन करवाता है प्लेटलेट्स की, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। तो जब एस्पिरिन को रोक देगा तो ब्लीडिंग होगी है, तो सही है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है बताने की कोशिश की। तो आई जस्ट समराइज स्टफ। हमने अभी तक एंटीवायरसेस देखा, इसका एंटीवायरसेस एक्शन कैसे हो रहा था नो। वी सॉ एनाल्जेसिक, एनालिसिस हमने बोला कि वीकर एनाल्जेसिक है, इतना पेन रिलीव नहीं करता है। येस इट डज बट इतना नहीं। और पेन भी कौन सा, इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड पेन। ठीक है ना। और पेन भी कैसे कर रहा है, बाय सब कॉर्टिकल जोन, रेजिंग थ्रेशोल्ड टू परसेप्शन एंड ऑल दो स्टफ राइट। अच्छा हाउ डज इट रिड्यूस फीवर, दैट ऑल्सो वी सॉ बाय कॉजिंग वेजोडाइलेशन एंड ऑल। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स का भी हमने बात करी, अनकपलिंग पे बहुत ज़्यादा चर्चा की हमने। और रेस्पिरेशन, देन वी टॉक्ट अबाउट रेस्पिरेशन एज वेल। रेस्पिरेशन में हमने बात की कि वो CO2 का कैसे, उसको डिटेल में बात की हमने कि CO2 का प्रोडक्शन का कैसे एल्कोलाइसिस हो सकता है, वो हमने डिस्कस किया। देन रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, फिर सीवेज भी डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट एक्शन नहीं है, पेरिफेरल O2 डिमांड है एंड ऑल स्टफ राइट। BP में फॉल, इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं है एस्पिरिन का। थेरेपेटिक डोसेस में मतलब अगर आप ले रहे हो एस्पिरिन तो
हार्ट पे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। बट अगर हाई डोसेस पे लिया तो बीपी में फॉल, O2 डिमांड को करने के लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, फिर उससे ज़्यादा डोसेस पे लोगे तो फिर बीपी वापस में फॉल एंड ऑल दो स्टफ। जीआईटी में आपको पता है कि एपिक एसिड डिस्ट्रेस कॉज करता है। ब्लड का इफेक्ट वी हैव सीन। सो अदर वीडियो विल प्रॉब्ली ट्राई टू कवर द अदर स्टेप, मतलब अदर जो हमारे स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको, जो अदर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है।